नमस्कार दोस्तों, विद्या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की स्पोर्ट ट्रेनिंग की सेकंड क्लास है और हम इसमें देखेंगे स्पोर्ट ट्रेनिंग से जुड़े हुए जितने भी टर्मोलॉजी होता है उनके विषय में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दी गई थी कि आपकी क्लास हफ्ते में 3 दिन होगी। वो 3 दिन क्या होंगे? वह 3 दिन होगा मंगलवार मतलब आज, और इसके बाद में फिर आपका होगा बृहस्पतिवार, फिर बृहस्पति के बाद आपका शनिवार, और शनिवार को संडे को हम क्या करेंगे, जितना भी वीक भर में पढ़े रहेंगे उन सब को मिला के, उन सभी टॉपिकों को मिला के MCQs कर लेंगे। तो जो लोग देख रहे हैं और वो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ये चैनल आपका है, इसको आप जितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देंगे उतना ज़्यादा मेरा भी मन लगेगा इस पे मेहनत करने में और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। आज सेकंड क्लास जो है, तो हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या देखा था वो आप लोगों को पता ही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्पोर्ट ट्रेनिंग का, वो टॉपिक क्या है? तो अगर हम बात करें इसमें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्या? ट्रेनिंग लोड। किसकी बात करेंगे आज हम? ट्रेनिंग लोड की बात करेंगे कि ट्रेनिंग लोड आखिरकार होता क्या है, किसको हम कहेंगे ट्रेनिंग लोड। तो ट्रेनिंग लोड क्या होता है? तो ट्रेनिंग लोड होता है कि ट्रेनिंग भार के कारण जो भी शरीर में आपकी फिजिकली, फिजियोलॉजिकली या फिर साइकोलॉजिकली परिवर्तन होता है। कहने का मतलब कि आपके होमोस्टैटिस में जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग लोड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम ट्रेनिंग लोड कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेनिंग लोड क्या है। तो ट्रेनिंग लोड जो है यह आपकी क्या होती है? तो ट्रेनिंग लोड की बात करें तो ट्रेनिंग लोड आपका ट्रेनिंग लोड वर्क डन। कहने का मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, वर्क डन। लोड क्या है? वर्क डन। जो भी काम कर रहे हो, तुम चाहे 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तुम डंबल उठा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब किसके अंतर्गत है? वो सारी चीज़ें आपके लोड के अंतर्गत होते हैं। अब ये लोड के अंतर्गत तो है, लेकिन ट्रेनिंग लोड क्या होगा? तो ट्रेनिंग में लोड क्या होगा? ट्रेनिंग लोड कहने का मतलब लोड और प्रतिस्पर्धा की मांगों से निपटने की प्रक्रिया है जो होमोस्टैटिस। अब होमोस्टैटिस क्या होती है? होमोस्टैटिस स्थिति वह कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल स्थिति होती है, वह फिजियोलॉजिकल स्थिति अगर सही है, मतलब फिजियोलॉजिकल स्थिति मतलब जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं वो उनका फंक्शनिंग जो है वह सामान्य रूप से हो रहा है, या उनका जो फंक्शन है वो अगर सामान्य रूप से हो रहा है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? होमोस्टैटिस कहते हैं। लेकिन अगर यह परिवर्तन हो गया, इसमें अगर यह कम हो गया या बदल गया तो उसको हम कहते हैं कि होमोस्टैटिस में क्या हो गया? बदलाव हो गया। तो होमोस्टैटिक की क्या है? मानसिक और शारीरिक स्थिति की अस्थायी गड़बड़ी के कारण बनता है। जो भी है यह अस्थायी गड़बड़ी के कारण होता है, मतलब अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, या परमानेंट नहीं होता, या टेम्पोररी होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ट्रेनिंग भार के कारण मानव के शरीर में शारीरिक कार्य एवं मनोवैज्ञानिक, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। मतलब ये जितने भी हैं आपके बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहा है वह किसके कारण? ट्रेनिंग लोड के ही कारण तो होगा। अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अब आपका क्या है? हार्ट जो है एथलेटिक हार्ट बन रहा है। तो एथलेटिक हार्ट बना तो कैसे बना? वो एक हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका क्या हुआ? वह भी तो आपका एक तरीके का ट्रेनिंग लोड के कारण ही हुआ। अगर कोई एक अच्छा प्लेयर बन रहा है, उसका मसल ग्रोथ कर रहा है, मान लो आप जिम जा रहे हो तो जिम में आपका क्या हो रहा है? आपके मसल ग्रोथ कर रही, तो मसल ग्रोथ कर रही तो किसके कारण हुआ? यह भी तो हुआ। अब मेंटली आप मान लो हार है, हार का सामना आप कर रहे हो, मेंटली आप प्रिपेयर हो, मेंटली अगर आप चीज़ों को कर ले जा रहे हो, मतलब वो क्या है? मेंटली अगर कर ले जा रहे हो मतलब वो आपका क्या है? वो आपका ट्रेनिंग लोड है। ठीक, बिना ट्रेनिंग बाहर के केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि प्रदर्शन क्षमता में अस्थायीकरण और व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है। मतलब यह कह रहा है कि ट्रेनिंग लोड किसी भी खिलाड़ी को उसके बाह्य प्रदर्शन के ही लिए मात्र नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि
इसके अलावा उसकी जो क्षमताएं हैं उनका अस्थायीकरण करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है, अब वो 100 मीटर दौड़ स्प्रिंटर है, तो अब उसको अगर लोड दिया जा रहा है तो मतलब यह है कि वो 100 मीटर दौड़ अगर 9 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो ये नहीं कि एक दिन कंप्लीट कर लिया तो हो गया, नहीं, उसको इतना लोड दिया जाएगा कि जब तक उस लोड को वो एडॉप्ट नहीं कर लेगा, और वो एडॉप्ट करके उसका क्या कर लेगा, अस्थायीकरण हो जाएगा उसके बॉडी में। अब उस 100 मीटर के लिए उसके बॉडी में कई सारे परिवर्तन आएंगे। जैसे अगर स्प्रिंटर है तो जैसे मसल में चेंजेस आएंगे, मसल में क्या, मसल फाइबर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, मतलब जैसे आपका वाइट ब्लड फाइबर वाइट रेसे होते हैं, वाइट फाइबर्स होते हैं, वो वाइट फाइबर्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन रेड फाइबर की संख्या कम होगी, उसके अंदर मायोग्लोबिन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो मतलब ये सारी चीजें क्या होंगी, इन सारी चीजों में परिवर्तन होगा। उसका क्या होगा, उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा ग्लूकोज ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन स्प्रिंट में क्या होगा, अवायवीय कार्य करने के लिए, अवायवीय क्रिया करने के लिए वह क्या हो जाएगा, वह उत्तरदायी हो जाएगा, या अवायवीय क्रिया करने के लिए वह क्या हो जाएगा, तत्पर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो ये होता है ट्रेनिंग लोड। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, लोड ऑलवेज कॉज फिजिकल एंड फिजिक चेंज और डिस्टर्ब। लोड जो होगा हमेशा याद रखना वो दो चीजें करेगा। क्या करेगा, लोड जो होगा वो दो चीजें करेगा। वो दो चीजें क्या करेगा, पहला नंबर वो आपका फिजिक चेंज करेगा, फिजिक मतलब बॉडी का आकार प्रकार, इसमें ढांचे में परिवर्तन करेगा। दूसरा फिजिकल चेंजेस, आपका जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे स्पीड एंड स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इनमें भी परिवर्तन करेगा। और इन्हीं के कारण क्या होगा, ये लोड का जो कॉज होगा वह क्या होगा, लोड का जो कारण होगा, मतलब लोड का जो कारण होगा वो क्या होगा, आपका फिजिकल और फिजिक दोनों चेंज करेगा और दोनों को डिस्टर्ब करेगा। ठीक, अब यही जब अस्थायीकरण रूप ले लेता है तो वो एडॉप्ट कर लेता है। यह मानव शरीर की क्या है, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक मांग है। कहने का मतलब यह है कि जो भी मनुष्य है उस मनुष्य का क्या है, यह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक मांग है। मतलब वह मेंटली रूप से भी प्रिपेयर होने के लिए और फिजिकली रूप प्रिपेयर होने के लिए ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति क्या होती है, किसके द्वारा हम करते हैं, जिसकी पूर्ति हम ट्रेनिंग के माध्यम से की जाती है, उसे ही ट्रेनिंग भार कहते हैं। मतलब ट्रेनिंग में उसको पूर्ण रूप से परिपक्व करने के लिए जो ट्रेनिंग में हम लोग लोड देते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग लोड बोलते हैं, याद रखना। आगे बात कर लेते हैं आप लोगों से कि लोड किन बिंदुओं पर निर्भर होता है। आखिरकार लोड हमको देना है तो लोड के लिए हमको क्या क्या चीज़ों पे बात रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। लोड देते समय मान लो हम किसी एथलीट को लोड दे रहे हैं, किसी प्लेयर को लोड दे रहे हैं, तो उस समय हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो उस समय आप याद रखिएगा कि उस समय आप किन चीज़ों का याद रखेंगे। पहला क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज का, कि जो भी आप एक्सरसाइज करा रहे हैं वह कैसा है, वह जो उसके लिए ज़रूरी है वही एक्सरसाइज है या कुछ भी करवा दे रहे हो, तो इन पर ध्यान देना। दूसरा टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग मीन्स, मतलब कि जो भी आप एक्सरसाइज कराओगे वो क्या होना चाहिए, वो उसके फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए और साथ ही साथ ट्रेनिंग से संबंधित होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इंटेंसिटी ऑफ लोड, जब हम लोड देंगे तो लोड की तीव्रता क्या होगी, आगे बताएंगे कि तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी। मतलब लोड का जो दर होगा वह क्या होगा, किस दर से हम लोड को देंगे, जो लोड देंगे उसकी तीव्रता क्या होगी इस पे। फिर वॉल्यूम ऑफ लोड, मतलब उस लोड का वॉल्यूम कितना होगा, जो भी टोटल वर्क किया उसने, टोटल वर्क डन, वह क्या हो गया, वह उसका वॉल्यूम हो गया। तो वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जो हम वह कार्य कर रहा है वह कितना होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हम क्या करते हैं, हम निर्भर रहते हैं, याद रखिएगा जब लोड देते हैं। ट्रेनिंग लोड के प्रकार की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग लोड आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट को बोलते हैं इनर लोड और सेकंड को बोलते हैं आउटर लोड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, डम्बल कर रहा है। अब डम्बल, और ये क्वेश्चन सीधे एलटी ग्रेड में पूछा गया था, लोड ऑफ डिग्री। लोड ऑफ डिग्री को क्या कहते हैं, इनर लोड बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना, लोड ऑफ डिग्री।
लोड ऑफ डिग्री क्या होता है, इनर लोड होता है, याद रखना। अब इनर लोड क्या है, आउटर लोड क्या है। इनर लोड वह होता है जो कि इंटरनली ऑर्गन की बातें करता है, इंटरनली ऑर्गन पे जिस पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, जिस प्रकार से आपको पसीना आना, आपके कलर का स्किन के कलर चेंज होना, आपके अंदर फैटिक आना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन का क्या होना, लॉस होना, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप समन्वय को क्या कर रहे हो, आप उसको जो है क्या नहीं कर पा रहे हो, उस पर आप कोऑर्डिनेशन को बनाए नहीं रख पा रहे हो, उसका लॉस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इनर लोड ज़्यादा हो गया है। इनर लोड मतलब लोड ऑफ डिग्री, याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है और यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोड ऑफ डिग्री क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग, उसमें दिया था ट्रेनिंग भार कहते हैं, आंतरिक भार कहते हैं, बाह्य भार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना उसको क्या कहेंगे, आंतरिक भार कहते हैं, याद रखना इनर लोड कहते हैं, याद रखने की बात है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग लोड में, अब देखो ट्रेनिंग लोड में आपको यहाँ दो चीज़ें हैं, इंटरनल लोड, इंटरनल लोड का हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव है, जैसे VO2 हुआ, हार्ट रेट पे हुआ, RPE पे हुआ, ब्लड लैक्टेट बनने की चांसेस जो होता है वह। एक्सटर्नल के लोड क्या होता है, अब देखो ये जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन है मतलब VO2 की मात्रा क्या होना, बढ़ना, HR हार्ट रेट का कम होना, इन सब चीज़ों का, ब्लड लैक्टेट का देर से बनना, तो ये इंटरनल में या किसके कारण होता है, ये जो एक्सटर्नल लोड हम देते हैं, इस एक्सटर्नल लोड के कारण ही ये जो चेंज हो रहा है, या इसी एक्सटर्नल लोड के कारण ही है। अब एक्सटर्नल लोड में क्या है, आपका डिस्टेंस कवर्ड स्पीड, मतलब आप जितने भी दूरी तय किए, आपने जो कुछ भी दूरी तय किया, मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है या कोई खिलाड़ी है, तो उस किसी व्यक्ति या खिलाड़ी द्वारा जो भी कुल काम किया गया उसकी मात्रा जो होगी वह बाह्य भार होगा। मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर दौड़ रहा है तो 10 किलोमीटर वो कुल जो दौड़ा वह क्या हो गया, वह बाह्य भार हो गया। कोई व्यक्ति है जो कि 80 किलोग्राम वजन उठा रहा है, तो वो जो 80 किलोग्राम वजन उठा रहा है ना, वह क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल भार। अब एक्सटर्नल भार की वजह से इंटरनल लोड पे क्या होगा, परिवर्तन होगा। इंटरनल लोड किस पर परिवर्तन होगा, BOT पे प्रभाव पड़ेगा, हार्ट रेट पे प्रभाव पड़ेगा, RP पे प्रभाव पड़ेगा, ब्लड लैक्टेट बनने पे प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों पे क्या करेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे तो यही चीज है, जिस स्पीड से अब डिस्टेंस कवर्ड, वो चाहे स्पीड के साथ कर रहे हो या तुम कोई दूरी तय कर रहे हो, या काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेशन, मेटाबॉलिक एनर्जी, ये सब एक्सटर्नल लोड का भाग है। एक्सटर्नल लोड कॉज वेरिएशन इन इंटरनल लोड ड्यू टू द स्पोर्ट डिमांड ड्यूरिंग, ठीक है ना, ये स्पोर्ट डिमांड के उसके अनुसार होता है, एक्सटर्नल लोड का कारण होता है, उसका वेरिएशन होता है क्या, इंटरनल लोड, उसके कारण ही क्या होता है, इंटरनल लोड हमारे अंदर आता है। अगर हम एक्सटर्नल लोड नहीं देंगे तो इंटरनल लोड नहीं आएगा। इंटरनल लोड ही तभी आएगा जब क्या होगा, जब हम एक्सटर्नल लोड लेंगे। तो यहाँ आप याद रखना, यहाँ आपको क्या याद रखना है, यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो आपने यहाँ पे जो आपने क्या किया है, जो यहाँ पे ये चीज़ पूछा जाएगा कि ट्रेनिंग लोड क्या है, तो आप ट्रेनिंग लोड क्या बताओगे, जो इनर लोड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लोड ऑफ डिग्री। पूछेगा लोड ऑफ डिग्री क्या है, तो जो इनर लोड है इसी को हम बोलते हैं आपका, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला है आंतरिक भार, लोड ऑफ डिग्री। तो वही चीज़ फिर से लिखा हुआ है, मानव शरीर के अंगों की आंतरिक प्रक्रिया, क्या है यह, मानव शरीर के अंगों की ये जो आंतरिक प्रक्रिया होती है, क्या है, आंतरिक प्रक्रिया की मात्रा या फिजियोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल परिवर्तन की मात्रा को आंतरिक भार कहते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस हुआ, आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आंतरिक भार। आंतरिक भार बाह्य भार का क्या है, परिणाम होता है। कहने का मतलब ये जो आंतरिक भार है यह किसके कारण आता है, यह बाह्य भार के कारण आता है, जिसके कारण खिलाड़ी के क्या होता है, आंतरिक अंगों एवं तंत्रों को प्रभावित करता है। जो भी आंतरिक अंग है या जो भी आंतरिक तंत्र है उनको यह क्या काम करता है, यह जो है प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनर लोड के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखो इनर लोड में क्या होता है, HR हार्ट रेट, लैक्टिक, ठीक है ना,
आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या क्या, HR हार्ट रेट, लैक्टिक, क्रेटिनिन, काइनेसिस, CK, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल रेशियो, मॉनिटर इंडेक्स, स्ट्रेन इंडेक्स, सब्जेक्टिव प्रोसेस, इन सब के कारण ये इंटरनल लोड के अंतर्गत। एक्सटर्नल लोड में क्या आ जाएगा आपका, वैल्यूम, इंटेंसिटी, डेंसिटी और कंप्लीमेंट्री। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपके किसके अंतर्गत आती हैं, एक्सटर्नल लोड के उदाहरण है। ठीक है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल लोड के उदाहरण है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो ये आपका बाह्य भार क्या होता है, यह बाह्य भार क्या होता है, तो बाह्य भार आपका जो होता है वह आउटर लोड, यह गति की गुणवत्ता, व्यायाम का प्रकार, तीव्रता, घनत्व या मात्रा को संदर्भित करता है। यह एथलीट द्वारा किया गया काम है। जो भी एथलीट काम कर रहा है वह है, जिस स्पीड से कर रहा है, जिस आप रुक रुक के कर रहा है, या उसकी जो भी मात्रा है वो सारी चीज़ें किस पर, वो बाह्य भार का भाग है, मतलब आउटर लोड का भाग है। या किसी व्यक्ति या खिलाड़ी द्वारा किए गए कुल कार्य की मात्रा को बाह्य भार कहते हैं। जैसे 10 किलोमीटर की दौड़ में कुल किए गए कार्य की मात्रा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला हमको क्या कह रहा है, अगले की बात करते हैं। तो अगला आपका, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं। अब अगर मैं बात करूं जो बाह्य भार होता है यह किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो बाह्य भार की अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से, तो ये जो बाह्य भार है ना, ये बाह्य भार के कंपोनेंट, किसकी बात करेंगे, कंपोनेंट के। तो बाह्य भार के जो कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट क्या होते हैं, तो याद रखिएगा आपका क्या होता है, लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी, और साथ ही साथ आपका क्या होता है, लोड वैल्यूम। ठीक है ना, लोड इंटेंसिटी और लोड वैल्यूम। तो याद रखिएगा। अब ये जो लोड इंटेंसिटी होती है यह आपके क्या क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें, तो आपका मोमेंट ऑफ इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी में क्या होगा आपका मोमेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भार घनत्व मतलब लोड डेंसिटी, और लोड वैल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका गति आवृत्ति, जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ मूवमेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ मूवमेंट। और दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका क्या होता है, गति काल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक, अब इसी को क्या बोला जाता है, अगर आउटर लोड में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब बात करोगे तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, इंटेंसिटी ऑफ लोड, वैल्यूम ऑफ लोड, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेंस और डेंसिटी ऑफ तो इंटेंसिटी ऑफ लोड जो होती है क्या होती है, लोड इंटेंसिटी में, तो या मूवमेंट ऑफ इंटेंसिटी की बात कर लें अगर हम, तो ये जो इंटेंसिटी होती है इसमें भी दो चीज़ें हो जाएंगी आपकी, क्या क्या, पहला होगा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ठीक, ये हो जाती है। और उसके बाद वैल्यूम ऑफ लोड में अगर मैं बात करूं तो वैल्यूम ऑफ लोड जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ आप क्या बात करोगे, याद रखोगे। ठीक है, तो लोड इंटेंसिटी में वही मूवमेंट ऑफ इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस या लोड डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इसको भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ें आप क्या करोगे, याद रखोगे इन चीज़ों को। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं आपको कि
कंपोनेंट ऑफ आउटर लोड में ये चीज़ें हुई। तो सॉरी, अब इनके विषय में हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात करूं कि तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया कि लोड ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी है क्या, तो इंटेंसिटी का मतलब हुआ किसी भी काम को करने की दर, किसी भी काम को करने की दर, काम करने की दर मतलब रेट, यहाँ पे आर रहेगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वह किस दर पर कर रहे हो, किस स्पीड पे कर रहे हो। याद रखिएगा यह जो होता है इसको हम परसेंटेज में बताते हैं। किसमें बताते हैं? परसेंटेज में बताते हैं। 80%, 90%, 60%, 70%। इंटेंसिटी क्या है तो 10% है, इंटेंसिटी क्या है 20% है, तो वो परसेंटेज में, ठीक है। जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। मतलब यह वह गति या बल है जिसके साथ, यह वह गति या बल है, अब चाहे जिस बल के साथ कर रहे हो, जितना आप फोर्स लगा के कोई भी काम कर रहे हो या किसी भी स्पीड में कोई काम कर रहे हो, तो यह चाहे गति या बल है जिसके साथ कार्य क्या हो रहा है, किया जाता है। अब वह कार्य आप कर रहे हो वह किस स्पीड से कर रहे हो या किस ताकत से कर रहे हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। इसे भार, क्योंकि देखो आपको सबसे ज्यादा समस्या आती है इंटेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, ये बहुत ज्यादा, इनको जब आप जान लोगे तो स्पोर्ट ट्रेनिंग आराम से समझ जाओगे, ठीक है। इसे भार की मात्रा, इसे भार की मात्रा भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहेंगे? भार की मात्रा, रेट ऑफ डूइंग वर्क या लोड, ठीक। इसका सीधा संबंध भार घनत्व से होता है। किससे होता है? लोड ऑफ डेंसिटी से। इसका सीधा संबंध किससे होता है? लोड डेंसिटी से। अर्थात कार्य की निम्न तीव्रता रखने से रिकवरी पीरियड अधिक मिलता है। मतलब कह रहा है कि अगर आप कोई भी काम क्या करोगे, धीरे धीरे करोगे, तो जितना धीरे करोगे, जितना धीरे करोगे या जितना कम बल लगा के करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, रिकवरी पीरियड मिलेगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा तेज करोगे या अधिक स्पीड से करोगे या अधिक बल के साथ करोगे तो वहाँ पे रिकवरी पीरियड क्या होगा, कम मिलता है। याद रखना है आपको कि अगर ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा हम कह दे तीव्रता है, इंटेंसिटी ज़्यादा तो रिकवरी कम। कहने का मतलब ये है, ये ऐसे मान लो इधर इंटेंसिटी है और इधर क्या है, रिकवरी है। तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा तो इधर रिकवरी क्या होगी, कम। इधर इंटेंसिटी ज़्यादा तो रिकवरी कम, इंटेंसिटी ज़्यादा तो रिकवरी कम। अगर इंटेंसिटी कम ऐसे है तो ये ज़्यादा होगा, ये कम तो ये ज़्यादा। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी अगर कम है, ये इंटेंसिटी अगर क्या है, कम है तो रिकवरी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो रिकवरी कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ें होंगी, याद रखना। आगे बात कर लेते हैं हम। अगला क्या है, लोड ऑफ डेंसिटी, भार घनत्व। तो यहाँ भर नहीं भार होगा मेरे भाई, इसको सही कर लेना। क्या होगा, इसको बोलेंगे हम भार घनत्व, भार घनत्व, ठीक। इसको सही कर लेना, भार घनत्व। भार घनत्व की बात करें तो दो से अधिक अभ्यास या गति की पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति के मध्य क्षतिपूर्ति काल की मात्रा को भार घनत्व कहते हैं। मतलब अब ये क्षतिपूर्ति काल क्या हुआ, क्षतिपूर्ति काल कहने का मतलब जो रेस्ट, और जो पुनरावृत्ति मतलब हुआ रेपिटेशन। कहने का मतलब ये है, मान लो आप क्या कर रहे हो, यहाँ देखो टाइम गैप बिटवीन 2 रेपिटेशन। कहने का मतलब ये है, मान लो आपको 10 किलोमीटर है तो अब 10 किलोमीटर दौड़े, फिर आप
2 मिनट का रेस्ट किए, फिर आपका 10 किलोमीटर दौड़े, तो मतलब इस दोनों के बीच में, ये दोनों रेपिटेशन हुआ ना 10 किलोमीटर का रेपिटेशन, तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है 2 मिनट का, यही क्या होगा, लोड ऑफ डेंसिटी। मतलब टाइम गैप बिटवीन 2 रेपिटेशन, 2 रेपिटेशन के बीच में जो भी टाइम आपको मिलता है रेस्ट का, जो गैप होगा वही क्या होगा। अब मान लो जैसे एक रेपिटेशन, एक मान लो एक बार 5 किलो वजन, 5 के 3 सेट मारे, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट किए, फिर 5 के 3 सेट मारे, तो ये जो इसके बीच में 1 मिनट का जो ये रेस्ट हुआ, यही क्या हो गया, यही आपका डेंसिटी हो गई, यही आपकी क्या हो गई, डेंसिटी हो गई। याद रखना, मतलब क्या हो गया आपका कि 2 फेज के बीच दिया गया आराम, रिकवरी पीरियड, रेस्ट बिटवीन 2 फेजेस ऑफ लोड, उसे क्या बोलते हैं, लोड डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है, लोड वैल्यूम, भार आयतन। लोड वैल्यूम क्या होता है, भार आयतन क्या होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ ट्रेनिंग सेशन। एक ट्रेनिंग सेशन में आप जितना भी काम करोगे, जो भी आपने वर्क किया, जो भी आपने एक्सरसाइज किया, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलते हैं लोड वैल्यूम। क्या बोलेंगे, लोड वैल्यूम, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक प्रशिक्षण काल में किए गए कुल मात्रा को भार आयतन कहते हैं। किए गए कार्य की मात्रा का समय और आवृत्ति के गुणनफल को भार आयतन, या अब यही क्वेश्चन डायरेक्ट ये कोटेशन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किए गए कार्य की मात्रा का समय गुणते आवृत्ति के गुणनफल को क्या कहेंगे। कहने का मतलब, मान लो अब आप अगर 60% मान लो कि अब 60 रेपिटेशन आपने किया, और वह कितने समय तक, वो किया आपने 40 तक, मतलब 40 मिनट तक, तो ये 60 रेपिटेशन आपने 40 मिनट में किया, तो टोटल वैल्यूम क्या हो जाएगा, 60 × 40 = 6 चौका 24, ठीक है ना, 6 चौका 24, 20, ठीक है, तो 2400 जो होगा यही आपका लोड वैल्यूम हो जाएगा। समझ में आया, मतलब जैसे दौड़ के लिए बाहर आयतन का मापन राशि समय है, याद रखिएगा, जब दौड़ के लिए आयतन का मापन राशि क्या होगा, इसका इकाई क्या होता है, टाइम होता है, आप कितने समय तक काम किए, मापन इकाई मिनट, और अगर इसकी मापन इकाई मिनट, सेकेंड, घंटा होती है, कोई भी हो समय अगर है, मान लो आप 10 मिनट दौड़ रहे हो, 40 मिनट दौड़ रहे हो, 50 मिनट दौड़ रहे हो, 1 घंटा दौड़ रहे हो, तो मिनट। अगर आप टाइम वाला कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी जो राशि होगी काम करने की, टोटल काम करने की इकाई, वह क्या होगी, मिनट, सेकेंड या घंटा होती है। भार के लिए, भर नहीं, यहाँ भार होगा, फिर से वही, भार के लिए बाहर आयतन की माप क्या होगी, बाहर आयतन की माप राशि जो होगी वो कल भार की मात्रा होती है, जो भी भार की मात्रा, मान लो 50 किलो उठा रहे हो, तो वही 50 किलो आपने टोटल उठाया, तो 50 किलो आपका क्या होगा, आपका आयतन हो जाएगा, जिसकी मापन इकाई क्या होगी, ग्राम या किलोग्राम होता है। तो ये आपका क्या है, यह है आपका आयतन। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम आप लोगों से किस चीज़ पर, तो अब हम बात करेंगे लोड वैल्यूम और लोड डेंसिटी। लोड वैल्यूम और लोड इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो लोड वैल्यूम और लोड डेंसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, विक्रमानुपाती होते हैं। विक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, विक्रमानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब कि अगर लोड वैल्यूम बढ़ेगा तो लोड इंटेंसिटी कम होगा, अगर लोड इंटेंसिटी बढ़ेगा तो लोड वैल्यूम कम रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना है तो कम क्या दोगे, वैल्यूम दोगे। अगर ज़्यादा आप वैल्यूम रहेगा तो एक्सरसाइज क्या होगी, कम होगी।
इस तरीके से लोड वॉल्यूम को दो भागों में बांटते हैं। मैंने बताया कौन सा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट मतलब ये हुआ कितना रिपीटेशन किया आपने उस एक्सरसाइज का, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट। ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट होता है कितनी देर तक किया। तो ये दो चीजें होती हैं आपकी। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि गति आवृत्ति क्या होती है। फ्रीक्वेंसी एक अभ्यास या क्रिया को कितनी बार दोहराया गया है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे, कितनी बार उसको दोहराया है, पुनरावृत्ति की गई है, कितनी बार उसकी क्या की गई है, पुनरावृत्ति की गई है। अभ्यास की इस पुनरावृत्ति को गति आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ रिपीटेशन, जो भी नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा वही गति आवृत्ति होगी। गति काल क्या होता है, खिलाड़ी द्वारा किसी क्रिया या अभ्यास के गति को पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, गति काल कहते हैं। जितना भी आप काम कर रहे हो उस काम को करने में जितना समय लगेगा, जितना टाइम लगेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट कहते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट जो होगा वही होगा गति काल होगा। ठीक, अब बात कर लें प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड की। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड यह कहता है कि प्रिंसिपल का कॉन्टिन्यूटी, मतलब अगर मैं बात करूं कि यह प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड क्या क्या कहता है या किन बातों पर निर्भर करता है, तो वह बात करता है कि कॉन्टिन्यूटी पर। किस पर बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं लगातारता का सिद्धांत। लगातारता के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब कि ट्रेनिंग लोड यह कहता है कि अगर आपको किसी को ट्रेनिंग देना है, उसको लोड देना है, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिए फिर छोड़ दिए फिर दिए। जो भी लोड है उसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो बॉडी अडॉप्ट करेगी, फिर हम इंक्रीज करेंगे लोड को। या फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड क्या होता है, ये ऑप्टिमम का मतलब समझो। ऑप्टिमम मतलब होता है मध्यम। क्या होता है, मध्यम। मतलब न तो ज़्यादा और न ही कम, ये दोनों नहीं होगा। मतलब क्या, ऐसा लोड हो जो कि समान हो, मतलब न ऊपर बहुत ज़्यादा न बहुत ज़्यादा नीचे, पैरेलल चले, वो होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक अपलोड। मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑफ लोड, स्पेसिफिक ऑफ लोड। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑफ लोड का यह कहता है भार की विशिष्टता का सिद्धांत, जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भार की विशिष्टता का सिद्धांत। भार की विशिष्टता का सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जो लोड दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग लोड होगा, वह किसके अनुसार होगा, उसके क्रियाकलाप के अनुसार होगा। मतलब कि एक विशेष स्पेसिफिक लोड होना चाहिए। लोड ये नहीं कि पता चला कि है क्रिकेट का प्लेयर और उसको हम एक्सरसाइज दूसरा करा, नहीं, जो जिसका है उसी का। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लोड, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लोड। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लोड क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लोड यह कहता है कि हमेशा, इसको हिंदी में बोलते हैं भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। लोड कैसा होना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ये नहीं कि जिसका कोई प्रभाव न पड़े, हमारे बॉडी पे प्रभाव पड़े, वो प्रोग्रेस हो, ठीक है ना। फिर प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड रिकवरी। प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड रिकवरी कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को लोड दे रहे हैं तो लोड हम तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि वह रिकवरी न कर ले। अगर पता चला बिना रिकवरी के हम दे देंगे तो उसको चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए रिकवरी और लोड दोनों चलता रहेगा। रिकवरी होगा फिर लोड बढ़ाएंगे, रिकवरी होगा लोड देंगे, लोड देंगे रिकवरी बढ़ाएंगे। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं, इन दोनों पर निर्भर करती हैं। अगला बात कर लेते हैं ओवरलोड। अधिभार क्या है, क्या बात करेंगे अब हम बात करेंगे ओवरलोड, अधिभार क्या है। ओवरलोड की जब भी हम बात करते हैं, अधिभार की बात करते हैं, तो
अधिभार क्या होता है? तो ओवरलोड जो होता है मेरे भाई वह क्या होता है? तो ओवरलोड होता है जब किसी खिलाड़ी को शारीरिक क्षमता या योग्यता से अधिक या सामान्य भार ऑप्टिमम लोड क्षमता से अधिक भार दिया जाता है, उसे ओवरलोड कहते हैं। अब यहाँ पे ओवरलोड कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो अगर आपकी सामान्य क्षमता से अधिक, क्या सामान्य क्षमता से अधिक, अब मान लीजिए कि आपके अंदर आपकी क्षमता है 10 किलोग्राम की और हम आपको उठा के दे रहे हैं 50 किलोग्राम का लोड, तो यही क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाए। मतलब किसी भी व्यक्ति को सामान्य क्षमता से अधिक जो लोड दिया जाता है उसको बोलते हैं ओवरलोड। जैसे किसी खिलाड़ी को उसके कार्य क्षमता से इतना अधिक लोड दिया जाए कि उसकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैपेसिटी खराब हो जाए, उसे अधिभार या ओवरलोड कहते हैं। कहने का मतलब कि उसकी होमोस्टैटिस स्थिति बदल जाए। क्या हो? होमोस्टैटिस। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि होमोस्टैटिस क्या है। होमोस्टैटिस क्या हो जाए? होमोस्टैटिस खराब हो जाए। अगर होमोस्टैटिस खराब हो जाए या हम कह सकते हैं कि बिगड़ जाए, अगर वह खराब हो रही या बिगड़ रही है, मतलब यह क्या है? अगर यह ऐसा हो रहा है तो यह क्या है? यह ओवरलोड मतलब अधिभार का सिद्धांत है, याद रखना। ठीक है, अब बात करेंगे अधिभार को अधिप्रशिक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिप्रशिक्षण भी कहते हैं, जिसके कारण शरीर में फिजियोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक कारकों में परिवर्तन आता है। अधिभार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, जो भी आपकी शारीरिक क्रियाओं के दौरान खिलाड़ी का जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, वह ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या चोट या समस्या आने की ज़्यादातर चांसेस रहता है, तथा शरीर में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है, जिसके कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की मात्रा जमा होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे खिलाड़ी में शारीरिक अभ्यासन में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह अपने अभ्यास को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है, वह थक जाता है, चीज़ों को करने में क्या होता है? असमर्थ रहता है, वह चीज़ों को अच्छी तरीके से कर नहीं पाता है। यह क्या होता है? ओवरलोड या अधिभार होता है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। अब ओवरलोड का सिद्धांत क्या कहता है कि ओवरलोड किसी को देते समय किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है? ओवरलोड देते समय मनोवैज्ञानिक लक्षणों की पहचान करना है। मान लो कोई व्यक्ति है, अब उसको हम लोड दे रहे हैं। अब लोड दे रहे हैं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि उसके अंदर ओवरलोड हो? तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब उसका मन न लगे काम करने में, अब वह देखोगे तो वह उल्टा सीधा आचर मचर करने लगेगा, उसको नींद आने लगी, आलस आने लगी, रुचि नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है काम में, मतलब कि ओवरलोड हो गया है। ये हमको पहचानने का क्या है? लक्षण है। अधिभार के कारण की खोज, मतलब हमको ये पता करना चाहिए कि ओवरलोड का कारण क्या है। मनोवैज्ञानिक कारण है, साइकोलॉजिकली है, या फिजियोलॉजिकली है, या फिजिकली है, या किस प्रकार का है? अधिभार का कारण क्या है जिसके कारण वह बच्चे को ओवरलोड दिया? ओवरलोड दिया जा रहा है तो उसका कारण मिल जाना। ठीक, प्रतियोगिता आयोजन का स्थगन। अगर किसी व्यक्ति को पोस्टपोन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग, अगर किसी व्यक्ति को, किसी खिलाड़ी को अगर हम ओवरलोड दे दिए हैं तो फिर हम ये कर सकते हैं कि उसके अंदर चोट या चीज़ें आ सकती हैं, इस वजह से ओवरलोड है। और अगर सामने क्या है, बहुत ज़्यादा, मान लो जैसे ओवरलोड, अभी आपकी एग्जाम डेट है, पता चला जून के बजाय अगर ये कह दे कि कल पेपर होगा, अब अचानक से आपके सर पे लोड आ जाएगा तो आप पढ़ पाओगे नहीं, एकदम ओल बोल हो जाओगे। इसलिए हमको क्या करना, ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रतियोगिता है खिलाड़ी का तो हम उसको क्या करना चाहिए? हमको पोस्टपोन करना चाहिए। कभी कभी देखे होगे नीरज चोपड़ा जैसे, सामने क्या है, उसको दिक्कत है ओवरलोड के कारण या किसी कारण, तो वो क्या है, पता चला 3-4 टूर्नामेंट एक साथ लग गया है, तो वो क्या करता है, कुछ टूर्नामेंट को स्किप कर देता है या टूर्नामेंट
पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। प्रशिक्षण और प्रशिक्षण योजना में परिवर्तन, अगर किसी को ओवरलोड है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने ट्रेनिंग सेशन में परिवर्तन करना चाहिए, ट्रेनिंग प्लान में परिवर्तन करना चाहिए, इसके साथ ही साथ जो भी हमारी प्लानिंग है उसमें चेंजेस करना चाहिए, हाँ ट्रेनिंग मेथड को चेंज करना चाहिए। ये सब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड्स के अंतर्गत आते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक, अब अगला है आपका एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या है, एडॉप्टेशन हम किसको कहते हैं, अनुकूलन, क्या बोलते हैं, अनुकूलन, एडॉप्टेशन। अनुकूलन शब्द का अर्थ होता है समायोजन करना। समायोजन करने का मतलब कि अगर किसी के साथ आप सामंजस्य बैठा ले रहे हो, वही क्या होता है, एडॉप्टेशन। अब यह एडॉप्टेशन कुछ भी हो सकता है, यह एडॉप्टेशन आपका कुछ भी हो सकता है। यह एडॉप्टेशन की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका मान लीजिए कि आपका क्या हो सकता है, यह आपका जलवायु भी हो सकता है, यह आपका क्या हो सकता है, यह आपका जलवायु भी हो सकता है, यह आपका पर्यावरण भी हो सकता है, यह आपका स्थान भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसके अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेना ही क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। अब स्पोर्ट ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूं तो जब कोच के द्वारा किसी खिलाड़ी को भार दिया जाता है तो शरीर के आंतरिक अंग उस दिए हुए भार के परिणाम स्वरूप अपनी प्रदर्शन क्षमता का क्या करते हैं, विकास कर लेते हैं। आप जितना लोड दिया जाएगा, अब जैसे मान लीजिए अब आपका वजन है, मसल की ताकत है, स्ट्रेंथ है 10 किलोग्राम उठाने की, और यही जब हम इसको 10 किलोग्राम को अडॉप्ट कर लेंगे, हम देने लगे 12 किलोग्राम, तो ग्रेजुअली जो बढ़ा रहे हैं वेट, यह 12 से हमने किया 14 से हमने किया 16, तो ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ वेट, ये क्या है, यह समायोजन, मतलब इस भार को हमारी बॉडी क्या कर ली है, एडॉप्ट कर ली है। हमारे जो आंतरिक अंग है वो एडॉप्ट कर लिए, मसल हमारा इतना उठाने के लिए सक्षम हो चुकी है, तो यही होता है, तो विकास कर लेते हैं तथा पुरानी स्थितियों को नई स्थितियों में बदल देते हैं। इसी को हम खेल प्रशिक्षण में अनुकूलन कहते हैं। जो भी नई चीज़ें हैं वह पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में ढाल लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एडॉप्टेशन के आगे अगर मैं बात करूं तो एडॉप्टेशन भार प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता की मांग को काबू पाने की प्रक्रिया है। मतलब जो भी आपका प्रशिक्षण ट्रेनिंग है, मतलब जो भी आपका लोड ट्रेनिंग है, वह ट्रेनिंग ऑफ लोड है, उसको एवं जो भी आपकी प्रतियोगिता की मांग है, मतलब जो भी आपका टूर्नामेंट मांगता है, जो भी आपका टूर्नामेंट की चाह है, उस पर क्या कर लेना, काबू पा लेना। मान लो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग हो रहा है, तो हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप क्या कर रहे हो, अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहे हो, वहाँ आप सर्वाइव कर जा रहे हो, वहाँ आप अच्छा परफॉर्मेंस कर दे रहे हो, मतलब आपने क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है उस चीज़ को, ठीक है, जिसके मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक तंत्रों पर कुछ समय के लिए व्याधान पैदा होता है, जिसे होमोस्टैटिस कहते हैं। मतलब जब आपका क्या होता है, व्याधान पैदा होता है कुछ समय के लिए, फिर होमोस्टैटिस बार बार व्याधान पैदा करे, तब मानव शरीर में संरचनात्मक का मेटाबॉलिक बदलाव आने लगते हैं। जब व्यक्ति भार को आराम से सहन करने लगता है, इसी को अनुकूलन। कहने का मतलब ये है कि जब आप बार बार लोड दोगे, नई जगह पे जाओगे, नई परिवेश में जाओगे, नए पर्यावरण में जाओगे ट्रेनिंग के लिए, तो होगा क्या, आपकी जो इंटरनली ऑर्गन है वह क्या होंगे, वह डिस्टर्ब होंगे। मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करूं, अब आप यहाँ पे हो और चले गए हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे जब गए तो वहाँ पे अब आपकी बॉडी को सहनशीलता कम है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जब हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे आपकी बॉडी का जो होमोस्टैटिस है वह बदलेगा।
बॉडी के इंटरनली ऑर्गन थोड़ा बहुत अपनी जगह पे काम जो सामान्य रूप से कर रहे थे वो असामान्य रूप से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको धीरे धीरे फिर अगर हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो आरबीसी ज़्यादा ले जाने लगेगा, आरबीसी का निर्माण ज़्यादा होने लगेगा, धीरे धीरे उसके अनुसार हम क्या करेंगे, ढल जाएंगे। तो यही क्या होता है, यही होता है एडॉप्टेशन। एक ट्रेनिंग के द्वारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम की कैपेसिटी का बढ़ जाना, जो भी आपकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है उस वह बढ़ जाना, इन्हेंसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टैंडर्ड, उसी को एडॉप्टेशन कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला आपका क्या कह रहा है, आपका अगला है कंडीशन ऑफ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन की कंडीशन क्या होती हैं, यह आपके नेट में क्वेश्चन पूछ लेता है और आजकल नए पैटर्न पे यह भी चल रहा है। तो क्योंकि यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी। कंडीशन ऑफ एडॉप्टेशन यह होता है कि प्रशिक्षण भार की जो भी आपकी तीव्रता और उसका मात्रा के बीच एक समयानुपात होना चाहिए, मतलब सही अनुपात होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रहे। उत्तेजना की तीव्रता का उत्तेजना की मात्रा के साथ विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध कहने का मतलब देखो, सब ऑप्टिमल ट्रेनिंग स्टिमुलस, मतलब यहाँ दिए तो करंट थ्रेशोल्ड ऑफ एडॉप्टेशन बढ़ा, फिर क्या होगा, ऑप्टिमल ट्रेनिंग स्टिमुलस यहाँ तक एडॉप्टेशन, न्यू थ्रेशोल्ड एडॉप्टेशन क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, मतलब इंक्रीज ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन के से क्या होता है, आपका जो थ्रेशोल्ड होगा वह बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हम यह कह सकते हैं कि ये जो आपका एडॉप्टेशन होता है, यह हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो मात्रा के बीच एक अनुपात होना है वह कैसा होता है, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर लोड वॉल्यूम ज़्यादा होगी, कहने का मतलब क्या है कि अगर लोड वॉल्यूम ज़्यादा तो इंटेंसिटी ऑफ लोड कम होगा, लेकिन अगर यहाँ पे x यहाँ पे y, कहने का मतलब यह है ये x है ये y है। अगर इंटेंसिटी मैंने क्या बताया, अगर लोड वॉल्यूम ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या होगा, कम होगा। अगर मैं बताऊं, अगर यहीं पे क्या ये शुरू में ही बता दिया था कि अगर हम क्या करेंगे, लोड ऑफ क्या करेंगे, लोड ऑफ इंटेंसिटी क्या है, लोड ऑफ इंटेंसिटी ज़्यादा था, अब हम लोड ऑफ इंटेंसिटी कम कर दें तो लोड ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाए, तब ये वाला कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम करंट थ्रेशोल्ड एडॉप्टेशन यहाँ तक था, यहीं तक था, मतलब जो भी देते थे तो वो यहाँ पे जाके यहीं तक था। अब क्या करेंगे, जब ऑप्टिमल ट्रेनिंग स्टिमुलस दिया, मतलब ऑप्टिमम लोड दिया, तो वो क्या धीरे 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 बढ़ के कहाँ पहुँच गया, इस जगह पर पहुँच गया। मतलब अगर लोड वॉल्यूम हम कम देंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। याद रखने का यह आपके अंदर होना चाहिए। अब बात करेंगे इसके स्टेजेस के विषय में। साइकिल ऑफ लोड एडॉप्टेशन। लोड एडॉप्टेशन कैसे चलेगा, मतलब सबसे पहले हम लोड देंगे। मान लीजिए ये व्यक्ति है, अब इसको हम पहले क्या देंगे, पहले हम लोड देंगे। अब जब लोड देंगे तो उसके बाद क्या आएगा, होमोस्टैटिस आएगी। लोड के बाद होमोस्टैटिस इसकी बिगड़ेगी, कम होगी। फिर एक कंडीशन आएगी जब इसको फैटिक होगा। फैटिक मतलब क्या होगा, इसकी तबीयत खराब होगी, मतलब थकान जल्दी आ जाए। तबीयत नहीं खराब होगी, मतलब थकान जल्दी आ जाएगा। थकान के बाद वह रिकवरी लेगा, और रिकवरी के बाद में फिर क्या आएगा, फिर जब इसका एडॉप्टेशन बढ़ जाएगा तो आ जाएगा सुपर कंपनसेशन। और सुपर कंपनसेशन मतलब इसका क्या होगा, पहले यहाँ तक लोड था तो अब लोड यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। उसके बाद फिर अब इसको भी अब क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। उसके बाद जो आगे गया उसे ही बोलते हैं एडॉप्टेशन। ठीक है, मतलब लोड, होमोस्टैटिस, स्टेट ऑफ फैटिक, फिर रिकवरी, फिर सुपर कंपनसेशन, फिर एडॉप्टेशन। अब यहाँ पे सुपर कंपनसेशन आया। अब सुपर कंपनसेशन क्या है, इसके भी विषय में हम चर्चा कर लेंगे आपसे। यहाँ पे आया सुपर कंपनसेशन। अब सुपर कंपनसेशन है क्या, तो सुपर कंपनसेशन की बात करें तो सुपर कंपनसेशन पीरियड
क्या होता है? तो सुपर कंपनसेशन को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे बोले कि सुपर कंपनसेशन क्या होता है, तो सुपर कंपनसेशन की जब भी हम बात करेंगे तो यह होगा भार का अनुकूलन, एडॉप्टेशन ऑफ लोड। केवल इतना समझो इसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन ऑफ लोड। लोड को अगर आप एडॉप्ट कर गए मतलब वही क्या होता है, सुपर कंपनसेशन। लेकिन अगर एडॉप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट कह देगा तो वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्युमुलेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो सुपर कंपनसेशन के जनक कौन थे? रूसी वैज्ञानिक निकोलाई एन योकोवेले को कहा जाता है। यह पोस्ट प्रशिक्षण अवधि है। पोस्ट प्रशिक्षण अवधि मतलब यह जो होता है ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सुपर कंपनसेशन होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, अब वह क्या कर रहा है, फिजिकली मेहनत कर रहा है, शारीरिक मेहनत करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है, जो ऑक्सीजन लेने की अधिक मात्रा होती है, इस मांग को पूरा करने के लिए शरीर क्या होगी, शरीर की जो विभिन्न अंग होते हैं, जो अंदर इंटरनली ऑर्गन होते हैं, उनका कार्य करते हैं, और जिसके दौरान क्या होती है, उसको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा प्राप्त होता है, शरीर में होती रहती है यह सारा काम। इसके साथ ही साथ थकान की स्थिति में मनुष्य क्या करेगा, मानव का जो शरीर का अंग तंत्र है वह शारीरिक क्रिया बंद पड़ जाती है, और आराम के दौरान फिर क्या होता है, फिर उसके अंदर फिर से ऊर्जा आ जाती है, रिकवरी वह कर लेता है, फिर आरंभ हो जाता, फिर वह अपने काम को करने, जैसे काम कर रहा है, थक गया, बैठ गया, आराम लिया, आराम करने के बाद फिर से वह काम करना शुरू किया। जब यही ऊर्जा फिर से उसके बॉडी में क्या हो जाती है, संग्रह कर ली जाती है, तो खिलाड़ी क्या काम करते हैं, या कोई आदमी है, मजदूर है, कोई भी है, किसी की XYZ किसी की बात कर रहे हैं, तो वह शरीर में पुनः कार्य करने की क्या होती है, उसके अंदर एक इच्छा आ जाए। थकान के बाद में कोई काम करने की इच्छा होती है, नहीं जाने तो कल खाएंगे, थके हुए खाना तक आदमी नहीं खाता है, सोचिए ये कंडीशन होता है। तो उस समय वह क्या करता है, इच्छा जागृत होती है, जो आपकी क्या होती है, होमोस्टैटिस से अधिक होती है। होमोस्टैटिस मतलब नॉर्मल कंडीशन से क्या हो गई, अधिक होती है, और लोड देने पर कार्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जो भी अब उसको लोड दोगे क्षतिपूर्ति के बाद, होमोस्टैटिस से अब उसकी ज्यादा स्थिति होगी सही, अब जो दोगे उसे सुपर कंपनसेशन कहते हैं। सुपर कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए रिकवरी टाइम कितना होता है, तो 1 से 3 दिन का दिया जाता है। सुपर कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए लोड ऑप्टिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, और कार्य एवं गतिविधि क्या होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि दे दिए फिर बंद कर दिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया, एडॉप्टेशन ऑफ लोड, लोड का एडॉप्टेशन कर लिए। कोई व्यक्ति है, अगर उसको क्या करोगे, जब तुम लोड दोगे, कार्य कराओगे, तो उसके अंदर थकान आएगा, वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, थकान आएगा, थकान आने के बाद में वह रिकवरी करेगा, रिकवरी के बाद में उसकी होमोस्टैटिस स्थिति आएगी, फिर होमोस्टैटिस के बाद वो क्या करेगा, उससे अधिक काम करने के लिए वह क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा, वो अधिक उससे अच्छा काम करेगा, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, सुपर कंपनसेशन कहते हैं। सुपर कंपनसेशन की अगर बात करें तो सुपर कंपनसेशन आपके मुख्यतः तो 4 ही प्रकार से होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 5। यहाँ देखोगे सुपर कंपनसेशन का ये डायग्राम है, मैकेनिज्म ऑफ सुपर कंपनसेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैकेनिज्म ऑफ सुपर कंपनसेशन क्या है। यहाँ ट्रेनिंग दिया गया, अब ये देख रहे होगे ये आदमी डम्बल उठा रहा है, अब डम्बल उठा रहा है, थकान आई, वो रेस्ट फेज में चला गया, यहाँ फेटिक हुई, फेटिक कंडीशन है ये, यहाँ तक रेस्ट किया मतलब फेटिक। अब उसके बाद जब ये रेस्ट कंडीशन में आ गया, न्यूट्रिशन ले लिया, तो ये क्या कर लिया, उस चीज़ को रिकवर कर लिया। अब रिकवर कर लिया तो फिर यह क्या हो गया, यहाँ पे फिर उसको लोड दिया गया, तो यह लोड से कहीं ज़्यादा काम करने लगा, मतलब उसके अंदर मसल हाइपरट्रॉफी भी आई। तो मतलब यहाँ के बाद ये जो एडवांस ये काम किया, यही क्या पीरियड हुआ, यही सुपर कंपनसेशन हुआ। उसके बाद में फिर इस टाइम के बाद में फिर उसको फटीक आएगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर कंपनसेशन आएगा, फिर इसी तरीके से यह क्रिया होती रहेगी। मतलब बेस लेवल पे उसको क्या दिया गया, ट्रेनिंग, बिफोर ट्रेनिंग, ये बेस लेवल है, ट्रेनिंग के पहले की बात है। फिर ट्रेनिंग दिया गया, फिर वह रिकवरी किया, फिर इस रिकवरी के बाद में बेस लेवल से जो ऊपर गया वही है सुपर कंपनसेशन, यही इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि
नहीं आया, ये बताइएगा। अब याद रखिएगा कि जो इसके कितने फेज होते हैं, 4। वैसे तो मुख्यतः 5 फेज होते हैं। 5 फेज कौन कौन सा होता है? पहले लोड, फिर होमोस्टैटिक, फिर स्टेट ऑफ फैटिग, फिर रिकवरी, फिर सुपर कंपनसेशन आता है, ठीक है ना, फिर सुपर कंपनसेशन। लेकिन मुख्यतः 4 ही बात करते हैं हम। कौन सा? फैटिग। लोड को हम नहीं करते हैं। अगर कहीं कहीं एग्जाम्पल में देगा कि इसको उससे लगाइए, तो पहले क्या होगा? फैटिग, फैटिग के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद सुपर कंपनसेशन और फिर एनवोलेशन होता है। याद रखिएगा, सुपर कंपनसेशन की स्थिति ड्यूरिंग एक्सरसाइज जनरेट होती है और आफ्टर एक्सरसाइज इसकी रिकवरी है। मतलब कि यह एक्सरसाइज के दौरान सुपर कंपनसेशन क्या होता है? जनरेट होता है। लेकिन इसकी रिकवरी कब होती है? एक्सरसाइज के बाद इसकी क्या होती है? इसकी रिकवरी हो जाती है। याद रखने वाली चीज है ये चीजें आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या कहता है? अब बात करता है यहाँ पे रिकवरी करना। बार बार बोल रहे थे रिकवरी रिकवरी रिकवरी, तो रिकवरी क्या है इसको भी समझ लेते हैं। रिकवरी कहने का मतलब यह है, रिकवरी, रिकवरी आराम की अवधि है जो एथलीट के शरीर को कसरत करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, इन प्रतियोगिताओं के दौरान उन पर जो भी लगा तनाव है उस तनाव को अनुकूलित करना। मतलब रिकवरी क्या है? मानसिक तैयारी के लिए जो समय प्रदान करता है उसे ही हम रिकवरी कहते हैं। मतलब आप जो क्षतिपूर्ति हुई, उस क्षतिपूर्ति को जो प्राप्त किए उसे ही क्या है? रिकवरी होता है। याद रखना, मतलब जो भी आप पुनः पूर्व अवस्था में, थकान आ जाए, थकान के बाद आप पुनः से फिर से काम करने की अवस्था में जो लौट रहे उसे ही बोलते हैं रिकवरी। इसके 2 प्रकार होता है। एक होता है एक्टिव रिकवरी, गति की सहायता से रिकवरी करना। जब आप मूवमेंट कोई करते हो, गति करते हो, तो उससे जो आप रिकवरी करते हो उसे एक्टिव रिकवरी बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपका पैसिव रिकवरी। पैसिव रिकवरी क्या होता है? पैसिव रिकवरी वह होता है जब आप स्थिर अवस्था में या पूर्ण रूप से आराम की अवस्था से प्राप्त करते हो, उसको रिकवरी को पैसिव रिकवरी कहते हैं। जैसे सोना, भोजन के द्वारा, ये सब। देखो एक्टिव रिकवरी क्या होता है एंड पैसिव रिकवरी क्या होता है। एक्टिव रिकवरी में क्या होता है? लो आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को एक्टिव रिकवरी और पैसिव रिकवरी के विषय में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो आपका तो यहाँ देखो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखो, यहाँ आपको समझ में आएगा। लो इंटेंसिटी मूवमेंट, ये जो लो इंटेंसिटी मूवमेंट है, यह मतलब जो मूवमेंट होगा वह बहुत धीरे धीरे होगा। ये होगा एग्जाम्पल आउटडोर वॉक और साइकिल। इम्प्रूव टिश्यू ब्लड फ्लो, जिसमें कि आप ब्लड टिश्यू को में जो ब्लड फ्लो होता है उसको इम्प्रूव करते हो। इनहेंसिंग न्यूट्रेंट डिलीवरी, इनहेंस करते हो न्यूट्रेंट डिलीवरी के। रिमूव मेटाबॉलिक, जो भी मेटाबॉलिक है उसको रिमूव करते हो। पैसिव रिकवरी आप कैसे करते हो? सो के 8 से 10 घंटा सोए। गेनिंग द डीप स्लीप, आरईएम, जब आरईएम लेते हो आराम से। कॉग्निटिव स्विचिंग ऑफ, अपने आप को संज्ञानात्मक रूप से स्विच ऑफ कर देते हो। रिड्यूसिंग मेंटल स्टिमुलेशन, जो भी मेंटल टेंशन है उसको रिड्यूस कर देते हो, कम कर देते हो। लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे लो इन्वायरमेंट होता है, मतलब लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट होता है, हाई स्ट्रेस नहीं होता, आप स्ट्रेस लेते ही नहीं हो, ये बात कहता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अब बात आएगी आपकी एक्मलेटाइजेशन, जहां से क्वेश्चन पूछता है। यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसमें? ज़ूपी एलटी ग्रेड में। और ये सब ऐसे टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपके बहुत पूछेगा। एक्मलेटाइजेशन, अनुकूलन। एक्मलेटाइजेशन मतलब की टू द हाई एल्टीट्यूड, मतलब हाई एल्टीट्यूड जो ट्रेनिंग होती है वहां उसी को ही हम क्या कहते हैं? एक्मलेटाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब अगर आप किसी पर्यावरण के, क्या
पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। अब वातावरण के अनुसार एडॉप्टेशन, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन, जैसे आप मान लो दक्षिणी ध्रुव पे चले गए या ऐसी जगह जो बहुत ठंडी जगह है, अगर आप उसके अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करते हो तो वो एक्लिमेटाइजेशन होगा। या किसी हाई एल्टीट्यूड पे गए हो, किसी ऊपर गए हो, पहाड़ों पर गए हो हाई एल्टीट्यूड करने, तो वहां पे जो आप ट्रेनिंग लोगे जिसके अंदर आपका होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। अब ये हाई एल्टीट्यूड जो होगा ना, यह क्या काम करता है, आरबीसी की मात्रा को बढ़ा देता है। ये एक्लिमेटाइजेशन जो होता है यह स्प्रिंटर के लिए नहीं होता, स्प्रिंटर के लिए नहीं होता, यह किसके लिए होता है, मैराथन धावक के लिए होता है। या अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज करने वाले के लिए होता है। ठीक है, याद रखना है। ये अनुकूलन वह प्रक्रिया है, मतलब एडाप्टेशन का मतलब ही मतलब एक्लिमेटाइजेशन का मतलब भी अनुकूलन ही होता है। तो अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर धीरे धीरे पर्यावरण में बदलाव, जैसे ऊंचाई, तापमान, आर्द्रता के अनुसार खुद को ढालना। अगर आप खुद को ढाल ले रहे हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार का अनुकूलन, एडाप्टेशन टू द ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड। जब हाई एल्टीट्यूड पे आप ट्रेनिंग करते हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक, अब इसका प्रभाव बॉडी पे क्या पड़ता है, तो बॉडी पे यह प्रभाव पड़ता है एक्लिमेटाइजेशन की वजह से हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं। मतलब आरबीसी की जो मात्रा होती है, आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे दाब होता है कम, दाब कम होने के कारण आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम, जिससे आपके सेल्स को ऑक्सीजन की मात्रा जब चाहिए होती है ज्यादा तो आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है। क्योंकि जब ज्यादा काम है, अब जैसे एक काम है, एक काम को 10 आदमी कर रहे हैं आराम से, लेकिन उसी काम को बढ़ा दिया गया, तब क्या करना पड़ेगा, लेबर भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो लेबर बढ़ जाता है। वहां पे लेबर ये कौन होता है, ये आपकी आरबीसी होती है। तो आरबीसी की मात्रा बढ़े, और आरबीसी की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ गया, तो नीचे जब आओगे फिर भी वही स्थिति रहेगी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जब मैराथन दौड़ने जाओगे तो वहां पे थकान आपको देर से आएगी। कहने का मतलब ये है कि लैम्बेनिस, नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल ये होता है, और इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस जब हुआ तो इम्बैलेंस हुआ तो रिड्यूस O2 लेवल इन ब्लड, ब्लड में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कम होगा, किसकी मात्रा, आपके O2 की मात्रा कम होगी। फिर किडनी एंड लीवर टू द सिमिलर एक्सटेंट रिलीज एरिथ्रोपोइटीन। अब जो आपकी किडनी और लीवर ये दोनों क्या प्रोड्यूस करने लगेंगी, आपकी एरिथ्रोपोइटीन, मतलब ईपीओ प्रोड्यूस करने लगेंगी। अब एरिथ्रोपोइटीन जब आपका प्रोड्यूस करने लगी तो एरिथ्रोपोइटीन स्टिमुलेट रेड बोन मैरो, ये क्या करेंगी, यह रेड बोन मैरो जो होती है इसको स्टिमुलेट करेंगे, किसके लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए। अब जब होगा तो इनहेंस एरिथ्रोपोइटीन्स इंक्रीजेस आरबीसी काउंट, यह क्या काम करेंगी, आरबीसी काउंट को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, याद रखना। फिर इंक्रीजेस O2 कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ब्लड में O2 की कैरिंग या O2 की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था आपकी क्लास आज की। तो अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पे हम चर्चा जो कर रहे थे वो स्पोर्ट ट्रेनिंग की, और स्पोर्ट ट्रेनिंग की अब अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया इससे संबंधित कुछ शब्द, अभी कुछ शब्द और बचे हुए हैं जिनके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बात करूंगा स्किल क्या होती है, टेक्निक क्या होती है, स्टाइल क्या होती है, टैक्टिक्स क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, इन पे बात कर लेंगे। और फिर हम कहाँ चलेंगे, फिर हम आपके चलेंगे जो आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग के जो कंपोनेंट हैं उन पे हम चर्चा करना शुरू करेंगे। स्ट्रेंथ क्या होता है, एंड्योरेंस क्या होता है, एजिलिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के विषय में, मतलब फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट, इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए लेंगे विदा। लेकिन हाँ, अगर आप नए हैं और क्लास अगर अच्छी लग रही हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दो, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नई वीडियो प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट करके हमें बता दें कि हाँ सर ये चीज़, या जिस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए कि हाँ सर इस चीज़ का वीडियो लाइए, या वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर ऑफलाइन बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाता है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विद्या फिजिकल एजुकेशन में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बिल लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।